Hi, students. We are again on this online platform to study one of the best essay ever written by Richard Steele, and its name is Spectator Club. Students, पिछले कुछ लेक्चर्स से हम लोग स्पेक्टेटर क्लब एक बड़ा ही प्रसिद्ध एस्से है, सोशल रिप्रेजेंटेशन है 18th सेंचुरी का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा है रिचर्ड स्टील ने, राइट। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो इसका टाइटल है स्पेक्टेटर क्लब, इसमें रिचर्ड स्टील एक क्लब को डिस्क्राइब करता है, ऐसा क्लब जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर हैं, एंड दे ऑल 6 मेंबर बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। वो समाज के अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, और उनके माध्यम से द टारगेट ऑफ दिस वेरी ग्रेट essayist Richard Steele is to show the real face of society. For the representation of society, he selects 6 different members from the society who are representing their individual class, and they are trying to unveil the face of 18th century glamour, pomp and show and falsehood of 18th century. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से रिचर्ड स्टील ने 18th सेंचुरी का जो वास्तविक चेहरा है उसको आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है अपने इन 6 मेंबर्स के माध्यम से। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पढ़ते रहे हैं, तो नाउ यू आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एस्से। अब धीरे धीरे आप लोग इस एस्से के एकदम अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से आखिरी लास्ट मेंबर के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट मैन, द लास्ट मेंबर ऑफ दिस स्पेक्टेटर क्लब। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग टेक्स्ट की ओर अब बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ द टेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, राइट। रिचर्ड स्टील कहता है कि आई कैन नॉट टेल whether I am to account him। रिचर्ड स्टील कहता है कि मैं कैसे बताऊं आपको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं बता नहीं सकता कि आई एम टू अकाउंट हिम, कि मैं उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस प्रकार से करूं। बट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब whom I am next to speak, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगला व्यक्ति है, एज वन ऑफ आवर कंपनी, हमारे कंपनी का, हमारे ग्रुप का, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लब whose name is something I will tell you later। तो जो नेक्स्ट मेंबर है हमारे क्लब का, अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ही इज एन इंटीमेट पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लब, स्पेक्टेटर क्लब। हमारे स्पेक्टेटर क्लब का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसके बारे में वर्णन करना कठिन है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। दिस इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब हिज पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फॉर ही विजिट्स अस बट सेल्डम, क्योंकि वो हमसे कभी कभार ही मिलता है। ही इज नॉट आवर रेगुलर विजिटिंग कंपेनियन, ही इज रेगुलर मेंबर ऑफ आवर क्लब, बट ही विजिट्स रेयरली। वो हमारे क्लब का मेंबर तो है, लेकिन रोज नहीं आता है, ना रोज हम लोगों से मिलता है। ही इज नॉट डेली विजिटर, वो हम लोगों के साथ रहने वाला डेली विजिटर नहीं है। समटाइम्स, राइट। सेल्डम, द वर्ड सेल्डम हैज बीन यूज्ड हियर डियर स्टूडेंट्स। इसलिए रिचर्ड स्टील कहता कि आई कैन नॉट टेल
whether I am to account him, how to summarize his personality, what to say about him, whom I am next to speak of, whom about we are going to tell। जिसके बारे में अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, मैं उसके व्यक्तित्व को कैसे आप लोगों के सामने रखूं एज वन ऑफ आवर कंपनी, जो हमारी कंपनी का, हमारे क्लब का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। बट व्हेन फॉर ही विजिट्स अस बट सेल्डम, बिकॉज ही कम्स समटाइम्स, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सटायर हियर कि वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोस्ट पर हो, तो अपने आप को बड़ा रिजर्व रखता है, राइट। तो कहीं न कहीं उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला ये व्यक्ति है, जो रिचर्ड स्टील के अनुसार क्लब का मेंबर तो है रेगुलर, बट ही विजिट्स अस बट सेल्डम, कभी कभी ही मिलता है। बट व्हेन ही डज, लेकिन जब वो आता है, जब भी आता है, रोज तो आता नहीं है, लेकिन व्हेन ही डज, लेकिन जब भी वो आता है, तो इट एड्स टू एवरी मैन इल्स ए न्यू इंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ, राइट। जब भी वो आता है तो इट एड्स टू एवरी मैन इल्स ए न्यू इंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ, तो उसके आने से आनंद आ जाता है, वो अपने साथ आनंद का खजाना लेके आता है। ही इज वेरी इंटरटेनिंग काइंड ऑफ फेलो, ए काइंड ऑफ रिक्रिएशन इज क्रिएटेड इन आवर कंपनी। हमारे पूरे कंपनी में, हमारे पूरे क्लब में आनंद की लहर दौड़ जाती है। हर आदमी को प्रसन्नता मिलती है उसके आने से, उसका अंदाज औरों से जुदा होता है। कि शायर की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि उसका अंदाज औरों से जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जब कभी भी आता है, रोज तो नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो माहौल पूरा खुशनुमा कर देता है, राइट। उसके आने की जब खबर महके, उसकी खुशबू से सारा घर महके, सब लोगों को मजा आ जाता है जब वो आता है तो। बट व्हेन ही डज, जब कभी भी आता है, वैसे तो आता नहीं है, सेल्डम, बट व्हेन ही डज, जब भी वो आता है, तो W.B. ईट्स कहता है, इट एड्स टू एवरी मैन इल्स ए न्यू इंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ। जानते हो कौन है? ही इज ए क्लेरजी मैन। जान गए होंगे अंतिम मेंबर कौन सा है। एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि हु इज द 6th मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, तो आप क्या कहेंगे? ही इज ए क्लेरजी मैन। यू नो क्लेरजी मैन, गिरजा घर के पुजारी, जिसको आप फादर कहते हैं, राइट। पादरी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं, आप लोग उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ फादर कहते हैं, वो होते हैं क्लेरजी मैन, राइट। क्या होते हैं? क्लेरजी मैन। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, पूजा करने के लिए, देख रेख करने के लिए, लोगों को प्रसाद और साथ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। जैसे अगर आप कहीं मस्जिद विज़िट करें, मस्जिद में जाएं, तो वहाँ पे आपको कोई न कोई मौलाना साहब मिलेंगे, तो पूरा का पूरा मंदिर की देख रेख और ईश्वर की इबादत करने के लिए रहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की। तो उसी तरीके से जो गिरजाघर होता है, उसमें एक
पादरी रहते हैं जिनको क्लेर्जी मैन कहते हैं। तो हमारे क्लब का जो अंतिम मेंबर है, 6 मेंबर है, 6 मेंबर की जो बात कर रहे हैं रिचर्ड स्टील, कहते हैं ही इज़ ए क्लेर्जी मैन, माने ए रिलीजियस अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि रिचर्ड स्टील ने जो कुछ भी इतने टाइम में बताने का प्रयास किया है, जितने भी 6 मेंबर को डिस्क्राइब किया है, सबके सब अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रोजर डी कवर्ली को आप लोगों ने देखा होगा, वो जस्टिस से थे, न्याय व्यवस्था से थे, राइट, क्लियर। कैप्टन सेंट्री आर्मी से थे, सेना से थे। इसके अलावा विल हनीकॉम को आपने देखा, वो समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो खाली लप झप में रहते हैं, खाली फिलेंडरिंग करते हैं इधर उधर लड़कियों के आगे पीछे, राइट, लूज कैरेक्टर के होते हैं। अभी आप देखने के लिए जा रहे हैं कि ये किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये रिलीजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ही इज़ अ रिलीजियस अथॉरिटी, यू नो दैट क्लेर्जी मैन इज़ अ रिलीजियस अथॉरिटी। आपको पता होना चाहिए कि जो क्लेर्जी मैन होते हैं, जो पादरी होते हैं चर्च के, वो धर्म की व्यवस्था को देखते हैं, धार्मिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसके बारे में रिचर्ड स्टील कहता है ही इज़ ए क्लेर्जी मैन, ही इज़ ए रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ चर्च, वो चर्च के एक धर्माधिकारी हैं। ए वेरी फिलोसफिक मैन, जैसा आप जानते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं, पुजारी होते हैं, भ्रष्टाचारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सही सही की बात कर रहा हूँ, जो सही होते हैं, राइट, क्लियर। ही से क्लेर्जी हैं, तमाम सारे नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, राइट। बताइए वो देश कितना महान होगा जिस देश की जेलों तक में साधु महात्मा रहते हों, वो देश कितना महान होगा। उस देश को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है। ही इज ए क्लेर्जी मैन, वेरी फिलोसफिक मैन। कहता जो हमारा क्लेर्जी मैन है, 6 मेंबर है, ही इज वेरी फिलोसफिक मैन, बड़ा दार्शनिक चिंतन का व्यक्ति है। उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो आचरण है, उसका जो प्रवचन है, वो जीवन दर्शन से भरा हुआ है, जिसमें तमाम सारे गूढ़ रहस्य आपको प्राप्त होंगे। जो जीवन की सत्यता है, जिस जीवन की सत्यता से लोग अपरिचित रहते हैं, उन सारी दिव्य ज्ञान की अनुभूतियों का कराने का कार्य ये क्लेर्जी मैन करता है। वो एक फिलॉसफिक माइंड का व्यक्ति होता है। ए वेरी फिलॉसफिक मैन, ए जनरल लर्निंग, उसके पास सामान्य जीवन का ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान है, एंड ग्रेट सेंसिटी ऑफ लाइफ, और बड़ा पवित्र जीवन है उसका। ही इज ए मैन ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ए फिलॉसफिक ब्रेन, एंड यूज टू लिव अ होली लाइफ, बड़ा पवित्र जीवन है उसका, बड़ा सात्विक संस्कार युक्त जीवन है मेरा जो 6 मेंबर है। एंड मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, और यहां व्यंग को समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। इस आखिरी जो कॉमा के बाद का शब्द है इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि एंड मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, और जो सबसे आवश्यक चीज है गुड ब्रीडिंग, वो बड़े अच्छे खानदान का जन्म लेने वाला है। इससे आपको क्या व्यंग पकड़ में आ रहा है? व्यंग पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को कुछ धीरे धीरे समझना चाहिए ना स्टूडेंट्स। रिचर्ड स्टील कहता है कि गुड ब्रीडिंग वो बड़े अच्छे खानदान का है, कुलीन वर्ग का है। माने आप समझ सकते हैं कि रिचर्ड स्टील कहना चाहता है कि क्लेर्जी मैन जैसे पदों पे, साधु महात्मा चर्च के पदों पे, गिरजाघर में भी जो धार्मिक स्थल है, उन स्थानों पर भी
उन्हीं लोगों की नियुक्ति होती है उन स्थानों पर नियुक्त होने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बड़े वर्ग के हों। राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि करप्शन है। जो बड़े लोग हैं उन्हीं को अच्छे पद भी प्राप्त होते हैं। जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, तमाम सारे आप देखते होंगे मस्जिदों के मौलाना हैं या मंदिरों में पुजारी हैं या गिरजाघरों में तमाम सारे पादरी हैं, तमाम सारे लोग इस तरीके से आपको मिलेंगे जो धार्मिक पदों पे बैठे हुए हैं लेकिन लंबी लंबी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब आप सोचिए कि वो उन स्थानों पे क्या कर रहे हैं। एक से एक आपको महात्मा मिल जाएंगे, पता लगता है कि मर्सिडीज से चल रहे हैं। साधु बाबा पता लग रहा है कि 150 फॉर्च्यूनर चल रही हैं साधु बाबा के साथ। कहने को संत हैं, काहे के संत हैं भाई? इतना ज्यादा आडंबर है उनके पास, लेकिन ये व्यवस्था है कि जो बड़े कुलीन वर्ग के हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं को ऐसे पद भी प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को ऐसे स्थान भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए रिचर्ड स्टील ने कहा एंड द मोस्ट एग्जैक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो गुड ब्रीडिंग की बात है। ये सोसाइटी के करप्शन का एक अंग है कि जिनके पास पहले से ही सब कुछ है उन्हीं को और सत्ता प्रदान की जाती है, और जिनको जरूरत है वो लोग तरसते रहते हैं। राइट? झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। जहां झील है इतना पानी पहले से है, वहीं पे पानी बरसेगा। इसलिए लाइन मुझे याद आ गई कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जहां खेत हैं जिनको पानी की वास्तव में जरूरत है, वहां सूखा पड़ जा रहा है। राइट? और झील जो स्वयं जल का इतना बड़ा स्रोत है, उस पर पानी बरस रहा है। तो उसी चीज को एक सटायरिकल लहजे में रिचर्ड स्टील ने बताने का प्रयास किया है कि एंड द मोस्ट एक्सट्रैक्ट गुड ब्रीडिंग, ही बिलोंग्स टू गुड ब्रीडिंग, वो अच्छे परिवार का, अच्छे खानदान का है, अच्छे स्थान पे जन्म लिया है। ही हैज द मिसफॉर्चून, लेकिन एक दुर्भाग्य है उसका, जो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उसकी ओर रिचर्ड स्टील इशारा करता है कि ही हैज द मिसफॉर्चून टू बी ऑफ ए वीक कॉन्स्टिट्यूशन। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो ढांचा है, उसका जो शरीर है, वो बहुत ही कमजोर है। देही दशा बहुत कमजोर है। ही इज वीक फिजिकली वेरी मच। दिस इज मिसफॉर्चून। उसका सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, वो जिस मामले में दुर्भाग्यशाली है, बाकी न पद में दुर्भाग्यशाली है, न परिवार में दुर्भाग्यशाली है, न समाज में दुर्भाग्यशाली है, न प्रतिष्ठा में, मान सम्मान, किसी चीज में वो दुर्भाग्यशाली नहीं है। वो हर मामले में सौभाग्यशाली है। अगर उसका दुर्भाग्य है कहीं पर, तो केवल एक मामले में मिसफॉर्चून है उसका, एक मामले में उसका दुर्भाग्य है। और वो दुर्भाग्य विद्यार्थियों किस मामले में है कि उसका जो बॉडी है वो बड़ी कमजोर है, वीक कॉन्स्ट्रक्शन, और वो भी वीक नहीं, वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशन। उसका जो शारीरिक ढांचा है, फिजिकल बॉडी है, बहुत ही कमजोर है। एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ सच केयर्स एंड बिजनेस एज परफॉर्मेंस in his function would oblige him, and he cannot do anything what is required for obliging by the performance and his business। और दुर्भाग्यवश वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जिससे कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके
या तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उससे उन लोगों को अनुग्रहित या वो स्वयं को अनुग्रहित करा सके, उनके द्वारा उनसे कुछ प्राप्त कर सके। फिजिकल स्ट्रक्चर उतना खराब है उसका कि वो बहुत कुछ फिजिकली माने मेहनत का कार्य और बहुत परफॉर्मेंस वो अच्छा नहीं दे सकता है। इसलिए रिचर्ड स्टील कहता है कि बहुत देख रेख नहीं कर सकता, बड़ा कार्य नहीं कर सकता है वो। उसका रीज़न ये है कि ही इज़ वेरी वीक फिजिकली, वो शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर है। राइट। ही इज देयर फॉर एमंग डिवाइन्स, ये भी व्यंग को समझने का प्रयास कीजिए। ही इज देयर फॉर एमंग डिवाइन्स व्हाट ए चैम्बर काउंसलर इज एमंग लायर्स। इसलिए वो क्या बन गया, ही इज देयर फॉर एमंग डिवाइन्स, इसलिए वो डिवाइन बन गया। डिवाइन्स माने दिव्य कार्य में आ गया, माने साधु महात्मा के कार्य में हो गया, वो आ गया सीधे सीधे पादरी बन के। अगर माने व्यंग ये है कि अगर वो देही दशा से मजबूत होता तो कोनो नेता होता बन जाता, दौड़ भाग करने वाला होता तो कुछ और बात करता और काम करता। वो इसलिए बन गया डिवाइन, इसलिए उसने डिवाइन पेशा अपना लिया, इसलिए उसने जो चर्च का रास्ता था, रिलीजन का रास्ता था, उसको चुन लिया, चूंकि वो कमजोर था। राइट। तो होता नहीं कि जे कुछ न कर पावे में पुजारी हो जाए। राइट। जिनको कुछ न आए, एकदम अज्ञानी किस्म के हों, वो ज्ञान बांटने का ठेका ले लेते हैं। राइट। जिनको खुद का भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने जीवन का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे का भविष्य बताने बैठ जाते हैं। राइट। जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रिचर्ड स्टील कहता है कि बिकॉज ही वॉज फिजिकली वेरी वीक, दियर फॉर ही सेलेक्टेड अ डिवाइन प्रोफेशन, इसलिए क्लेर्जी मैन ने एक दिव्य पेशा चुन लिया। कौन सा चुन लिया? जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो और बिना मेहनत के सब लोग दे दे के जाएं, वो पेशा चुन लिया। अब वो कौन सा पेशा है? पुजारी का पेशा है। बढ़िया कोई धार्मिक स्थल तलिया लीजिए, सेट कर लीजिए और वहीं हो जाइए बाबा जाइए। और एक बार बाबा गए, अब बाबागिरी बढ़िया चल गई, अरे तो फिर पूछिए मत, बैठे रहिए, भक्त आकर के आपकी सेवा करते रहेंगे। आपको केवल आशीर्वाद देना है, बाकी चढ़ावा तो चढ़ता ही रहेगा। राइट। जो आपका जो आपका आश्रम है, बस आश्रम तो भक्तों से भरा ही रहेगा। भक्त आएंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। ये अलग बात है, कोनो कोनो भक्त कलाकार होते हैं, बाबा जेलों भेज देते हैं। तो जब आप कुछ न कर पाइए तो क्या बन जाइए? बाबा हो जाइए। तो वही चीज यहाँ रिचर्ड स्टील व्यंग्यात्मक तरीके से बताने का प्रयास करता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता था, तो वो क्या बन गया? दियर फॉर एमंग डिवाइन्स व्हाट इज चैम्बर काउंसलर इज एमंग लायर्स। अब वो भी ऐसा साधु बन गया, ऐसा पादरी बना, ऐसा क्लर्जीमैन बना, जस्ट लाइक ए चैम्बर काउंसलर इज एमंग लायर्स। जैसे तमाम सारे वकीलों के बीच में एक चैम्बर काउंसलर होता है। चैम्बर काउंसलर का क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, लायर तो वो होता है जो कि जाकर के अदालत में केस लड़ता है, स्वयं एपियर होता है तमाम सारे मामलों में, और जाकर के कोर्ट में केस को लड़ता है, केस को डिस्कस करता है। लेकिन एक चैम्बर काउंसलर होते हैं, चैम्बर काउंसलर जाते नहीं हैं वकालत करने के लिए, वो केस लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, खाली वो अपने चैम्बर में बैठ करके लोगों को सलाह देते हैं, तमाम सारी विधिक जानकारियां देते हैं। अगर आपको कोई वैधानिक समस्या है, कोई कानूनी समस्या है, आप जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है या हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप चैम्बर काउंसलर के पास जाइए। किसके पास जाइए?
चैम्बर काउंसलर के पास जाइए। चैम्बर काउंसलर क्या करेंगे, आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं वो। दे कैन गिव यू गुड एडवाइस। ओके। तो उसी चैम्बर काउंसलर की तरह ये हमारा क्लेर्जी मैन है, जो कर कुछ नहीं सकता है, खाली बढ़िया बढ़िया सलाह दे सकता है। ये भी एक व्यंग है स्टूडेंट्स। क्लियर? जैसे तमाम सारे साधुओं को देखिए, महात्माओं को देखिए, तमाम सारे अलग अलग धर्मों के धर्माधिकारी होते हैं, उनके पास जाइए, देखिए क्या कहेंगे। वो कहेंगे संसार में सारी समस्याओं का कारण माया है, इस माया का त्याग कर दो। अब उनसे पूछे तो माया करें क्या, तो कहते हैं लाके यहाँ जमा कर दो हमारे पास। राइट, दान कर दो हमको, हम चले मर्सिडीज से और लोगों को बताएं कि भैया संसार में भौतिकता में कुछ नहीं रखा है। राइट, भौतिकता का त्याग करो, सांसारिक दिखावे का त्याग करो। अब बाबा भाषण जहां बैठ के देंगे वो ऐसी होगी। राइट, बाबा सामान्य सूजी का हलवा खाना पसंद नहीं करते भाई। बाबा को तो बढ़िया देसी घी का, काजू का हलवा चाहिए, बादाम का हलवा चाहिए। तो अब बोलने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए क्या बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। राइट, लगता है इनको स्वयं ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। बोलिए भाई, क्लियर? तो ऐसे लोग गुड काउंसलर होते हैं, चैम्बर काउंसलर होते हैं, जो करते कुछ नहीं है, करना उनको कुछ नहीं है, लेकिन सलाह बड़ी टनाटन देंगे वो। चैम्बर काउंसलर। तो इसी तरीके से क्लर्जीमैन भी है। चैम्बर काउंसलर इज एमंग लायर। जैसे बहुत सारे वकीलों के बीच में एक चैम्बर काउंसलर होता है, जो अपने चैम्बर में ही बैठ करके केवल सलाह देता है, उसी तरीके का है। और क्या खास बातें हैं? द प्रॉबिटी ऑफ हिज माइंड, ब्रेन से बहुत तेज आदमी है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी माइंडेड फेलो, बड़ा ही प्रखर बुद्धि का है वो, बड़े ही तेज दिमाग का है। प्रॉबिटी ऑफ हिज माइंड एंड द इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, और उसका जीवन बड़ा ही अखंड, बड़ा ही सात्विक शालीन है। माने व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज डिजर्व्ड बाय ए सेंट, एक संत का जीवन जैसे होना चाहिए, जो अक्षुण्णता का भाव एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, कहीं न कहीं उसी प्रकार की प्रखर बुद्धि और उसी प्रकार का प्रखर जीवन उसका है। एक बड़ा ही अद्भुत और मिलनसार व्यक्तित्व है उसका। लोगों से आसानी से घुल मिल जाता है, लोगों के साथ आसानी से प्रसन्नता पूर्वक रह लेता है। उसका मस्तिष्क इतना खुला हुआ है, इतने खुले विचारों का है कि क्रिएट हिम फॉलोअर्स, कि उसके भक्त बड़ी जल्दी बन जाते। फॉलोअर माने भक्त, अनुयायी। उसकी जीवन शैली, उसके बोलने का तरीका, हिज लाइफ स्टाइल, हिज स्ट्रॉन्ग ब्रेन, हिज इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, हिज टैकलिंग मैनर इज सच काइंड ऑफ दैट क्रिएट्स फॉलोअर्स। इस तरीके की उसकी स्टाइल है कि उसके भक्त बहुत बन जाते हैं। राइट, क्लियर? उसके आश्रम में भीड़ लगी रहती है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। इतना बढ़िया बोलता है, इतना सम्मोहन है उसके शब्दों में। आप देखते होंगे जो बाबा होते इतना बढ़िया बोलते हैं, लगातार आप उनको सुन लीजिए तो फिर उनके दीवाने हो जाएंगे आप। राइट, मैं जानता हूं आपके दिमाग में तमाम सारे बाबा बबाइन आ रहे होंगे ना, कितने कितने कलाकार आपको मिलते हैं। तो कहता इतना बढ़िया वो बोलता है, इतना तगड़ा मस्तिष्क है, उतना इतना तगड़ा ब्रेन है उसके पास, उसका माइंड इतना तेज है कि आसानी से उसके फॉलोअर बन जाते हैं, आसानी से वो फॉलोअर बना लेता है।
as being eloquent or loud advances others। बड़ा तेजी के साथ, बड़ा आसानी से वो लोगों को लाभ पहुंचा देता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है कि ही अट्रैक्ट्स मेन वेरी स्ट्रांगली। बड़ी आसानी से लोगों को वो अपने व्यक्तित्व में फंसा लेता है। ये शब्द ठीक नहीं होगा फंसा लेना, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर लेता है। राइट। और क्या खास बात उसकी है? रिचर्ड स्टील कहता है ही सेल्डम इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ही स्पीक्स अपॉन। रिचर्ड स्टील कहता है अचानक वो बोलना शुरू कर देता है। कोई भी टॉपिक उठा लेगा, जहां 4-6 लोग इकट्ठा हो गए, बस ज्ञान झोंकना शुरू कर देता है। बड़ी देर तक तो रिचर्ड स्टील कहता हम समझ ही नहीं पाते हैं कि डायरेक्ट बिना भूमिका बनाए हुए वो सीधे सीधे क्या शुरू कर दे रहा है। कहता है कि ही सेल्डम इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट। वो कभी भी जो विषय बोलने वाला है, जिस विषय पर वो प्रवचन करने वाला है, जिस टॉपिक पर वो बोलने वाला है, उसको इंट्रोड्यूस करता ही नहीं है। उसकी प्रस्तावना तो बताता ही नहीं कि किस चीज के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। जब भी शुरू करता है तो डायरेक्ट वो विषय को बोलना शुरू कर देता है। भाई सामान्यतः क्या होता है कि आप पहले जिस विषय पे बोलना है उसके बारे में बताएंगे, किस टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस तो करिए पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं। लेकिन उसकी समस्या क्या है कि उसको लगता है कि सब उतने ही बुद्धिमान हैं। तो प्रस्तावना देने की बजाय सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाता है, सीधे टॉपिक ही डिस्कस करने लगता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैं कोई भी लाइन पढ़ाने से पहले या कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले उसकी भूमिका बनाता हूँ, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि वास्तव में इसमें है क्या, क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। इवन हर लेक्चर से पहले मैं 1 मिनट 2 मिनट भूमिका बनाता हूँ। लेकिन इस तरीके की स्टाइल उस क्लेर्जीमैन की नहीं है। ही नेवर क्रिएट एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। वो कोई पृष्ठभूमि, कोई पूर्व पीठिका, कोई प्रस्तावना नहीं देता है, सीधे सीधे टॉपिक को स्टार्ट कर देता है। बट वी आर सो फार गॉन इन ईयर्स दैट ही ऑब्जर्व्स। लेकिन हम लोग तो बहुत दिनों से आदी हो गए हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं उसको। बट वी आर सो फार गॉन इन ईयर्स दैट ही ऑब्जर्व्स व्हेन ही इज एमंग अस। कि जब भी वो हम लोगों के बीच आता है तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को देखने के आदी हो चुके हैं। वी आर हैबिचुअल ऑफ फेसिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। इस तरीके का जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार को सुनने के हम लोग आदी हो चुके हैं। व्हेन ही इज एमंग अस एन अर्नेस्टनेस टू हैव हिम फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक। रिचर्ड स्टील कहता है कि जब भी वो हम लोगों के पास आता है तो आते ही वो कोई डिवाइन टॉपिक स्टार्ट कर देता है। वो अपनी रिलीजियस इंटेलिजेंस को, जो उसके अंदर एक धार्मिक क्षमता है, धर्म और ज्ञान, धर्म का जो ज्ञान उसके पास है, वो जहां भी बैठता है, जब भी उसको मौका मिलता है, हम लोगों के साथ जब भी रहता है, तो तुरंत कोई रिलीजियस टॉपिक निकाल लेता है, धार्मिक विषय चुन लेता है और उस पर तुरंत बोलना शुरू कर देता है। राइट। वो आदी है, कहीं भी रहेगा ज्ञान बखाड़ना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग ऑन रिलीजन, रिलीजियस टॉपिक पर ही वो बोलता है। जैसे जो सात्विक संत विचारधारा के लोग होते हैं, संत होते हैं, वो तो जहाँ भी बोलेंगे वो उन्हीं अपनी रिलीजियस बातों को ही करते हैं। उनकी हर लहजे में आपको वो चीज़ नज़र आएगी। जहाँ भी वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लहजे में वो उनका जो व्यक्तित्व है वो झलकता है। राइट। तो इवन इन कॉमन कम्युनिटीज ही स्टार्ट्स
speaking religious topics. That is also a satire, students, कि वो ऐसे पादरी हैं जो सब लोग कहीं भी रहते हैं तो वहाँ वो धार्मिक बातें करना शुरू कर देते हैं, राइट। रिचर्ड स्टील कहता है कि विच ही ऑलवेज ट्रीट्स विथ मच अथॉरिटी, और बड़े अधिकार के साथ, माने ही शोस दैट व्हाट ही इज टेलिंग इट सीम्स दैट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, जो भी बातें वो करते हैं उसको पूरे अधिकार के साथ करते हैं कि वी हैव राइट टू स्पीक ऑन दिस रिलीजियस टॉपिक, हमको अधिकार है इस धार्मिक विषय पर बोलने का क्योंकि मैं क्लर्जीमैन हूँ, राइट। सब लोगों को ये हक नहीं है कि वो कथा सुना दें, सब लोगों को हक नहीं कि वो पूजा करा दें, पूजा कराना है तो पंडितें कराएंगे, उनको इस बात का दंभ रहता है। दे ऑलवेज बोल्डली से दैट आई एम पंडित, मैं पंडित हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं पुजारी हूँ, ये अधिकार मेरा है, मैं इसको कराऊंगा, राइट। मीन्स दे कंसीडर्स इट एज अ अथॉरिटी एंड विथ सम सर्टेन अथॉरिटी दे यूज टू स्पीक। वो जब भी बोला करते हैं तो पूरा अधिकार के साथ बोलते हैं, पूरी हनक पूरी रौनक के साथ बोलते हैं। एज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा शो करते हैं, ये व्यंग है स्टूडेंट्स, अंतिम की पंक्तियां एकदम आप लोग लास्ट में चल रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट एन एक्सीलेंट सटायर दिस इज, क्या व्यंग करने का प्रयास किया है रिचर्ड स्टील ने। एज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, दिस क्लेर्जीमैन शोज दैट ही हैज नो इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। बोलते वक्त जब वो भाषण देता रहता है तो ऐसा शो करता है, ऐसा दिखाता है जैसे उसको इस संसार में कोई रुचि ही नहीं है। देखिए कभी किसी संत महात्मा को, ये संसार दुखों का सागर है, उनसे पूछे तुम काहे खड़े हो इसके किनारे चुल्लू भर पीने के लिए। संसार दुखों से भरा हुआ है, तब काहे नरक मचाए हुए पैसा लूट ले रहे हो। ये माया, ये धन, ये दौलत एक दिन छूट जाएगी, इसलिए इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आरती पैसा कम चढ़े तो रिसिया जाए। बताइए, तय कर लेते हैं कि प्रवचन करने आएंगे तो इतना लेंगे, तो वही बात रिचर्ड स्टील कहता है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वो मेरा लहजा ही ऐसे है, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना कभी नहीं होता है। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। स्टूडेंट्स, वो अपने भाषण के दौरान, अपने प्रवचन के दौरान ऐसा शो करता है जैसे कि उसका संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका संसार में कोई रुचि ही नहीं है। एज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, उसको संसार से, धन दौलत से, रुपया पैसा से, यहाँ की भौतिकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। एज वन हु इज hastening to the subject of all he wishes and conceives hope from his decays and infirmities, जबकि सत्यता ये है कि वो जो उसका जीवन थोड़ा कमजोर है शरीर से, दैट इज द रीजन, वो मुख्य कारण है। he wished to show himself away from the physical world. He wished to prove himself that he is not greedy. वो ये शो करने का प्रयास करता है कि वो लालची नहीं है, उसके अंदर संसार के प्रति मोह नहीं है, संसार में उसकी कोई रुचि नहीं है। उसका कारण ये है कि संसार का बहुत ज़्यादा उपभोग करने लायक वो है ही नहीं, शरीर से इतना कमज़ोर है कि वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को कर ही नहीं सकता। अगर करने लायक होता तो पूरा उपभोग करता। अब आप लोग समझ सकते हैं कि तमाम सारे बाबा किस तरीके से दुनिया का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उन सारे उपभोगों को करने लायक भगवान ने उसको जीवन दिया ही नहीं है, इसलिए वो उनका उपयोग नहीं करता है। स्टूडेंट्स, ये इतने सारे मेंबर्स हैं इस स्पेक्टेटर क्लब के। रिचर्ड स्टील लास्ट में कहता है कि दीज आर माई ऑर्डिनरी कंपेनियंस, यही सारे हमारे
साथी हैं हमारे स्पेक्टेटर क्लब के, जिनको मैं स्पेक्टेटर क्लब का सम्मानित मेंबर मानता हूँ। दीज आर द 6 मेंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर क्लब। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये इससे आपका फिनिश होता है। सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 18वीं शताब्दी का फेस दिखाने के लिए, टू शो द रियल फेस ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, Richard Steele has written this essay which is full of humor and satire, and Richard Steele has tried his best to unveil the face of society, and for that purpose he has selected 6 members from different class of society, represent different class where from they belongs, right? And in the form of 6 member they are here as a club member, spectator club. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।